हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एथिक्स मॉड्यूल पे आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है। एथिक्स मॉड्यूल पे आज हम लोग बात करेंगे कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी है वो क्या होती है। एथिक्स में इससे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत बार पूछा गया है, राइट। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। जैसा कि मैंने आपको हमेशा प्रॉमिस किया है कि हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य होगा कि आप कॉन्सेप्ट को समझें और साथ में अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो हम लोग बहुत कहानी के रूप में नहीं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम जानेंगे। तो पहली चीज़, जब हम बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज़ अ कमिटमेंट बाई एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट पब्लिक और प्राइवेट, टू डिलीवर द गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, राइट। कि चाहे वो संस्थान सार्वजनिक हो या निजी हो, वो अपने लाभार्थी वर्ग को जो सेवाएं अच्छी गुणवत्ता की देना चाहता है, उसी कमिटमेंट को क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, राइट। हाउ इट कैन बी इंश्योर्ड दैट द गिवन सर्विस गिवन सर्विस हैव क्वालिटी इज नॉट। ये कैसे इंश्योर होगा कि जो आप सर्विस दे रहे हो उसमें क्वालिटी है कि नहीं? सो टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ सर्विस वी हैव फॉलोइंग फार्मूला, राइट। तो कैसे डिसाइड होगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस है या नहीं? तो पहली चीज, उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, दैट इज रेटर। रेटर मतलब रिलायबिलिटी, अश्योरेंस, टेंजिबल, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अगर किसी सर्विस में रिलायबिलिटी है, वो एश्योरेंस दिया गया है, वो टेंजिबल है, आप उसे देख और महसूस कर सकते हैं, एम्पैथी है उसमें, और रिस्पॉन्सिवनेस है, राइट। तो देखिए यहां से हमने लिया रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबल, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिवनेस। अगर ये चीज़ें हैं, राइट, तो इससे आपका दो चीज़ों में तुलना कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन और ये हो जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस कि हर सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक वादा करता है कि हम जो आपको सर्विस देंगे उसमें रिलायबिलिटी होगी, एश्योरेंस होगा, टेंजिबल होगा, एम्पैथी होगी एंड रिस्पॉन्सिवनेस होगी। तो एक तो साइड हो गया जहां पे ये आप एक्सपेक्ट करते हो, चूंकि आपसे कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कि ये आपसे वादा किया है। दूसरा, एक्चुअल में उसने क्या परफॉर्म किया है, और इसी दोनों का जो कंपैरिजन होता है वही आपका होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। तो हमने पहले क्या करना है? हमने सबसे पहले काम ये किया कि हमने क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी क्या होता है कि हमने बताया इट इज अ कमिटमेंट बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट पब्लिक और प्राइवेट, टू इट्स टारगेटेड ऑडियंस, क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियरीज टू प्रोवाइड द क्वालिटी सर्विस। ये हो गया। एंड हाउ इट कैन बी इंश्योर्ड कि जो हमारी ये रेटर है, अगर उसके एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल परफॉर्मेंस में अच्छा कंपैरिजन आता है या अच्छा कोरिलेशन आता है, तो उसी को कहा जाएगा क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, या जो सर्विस दी जा रही है उसमें क्वालिटी है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट जो हमें समझना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो सर्विस क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है, राइट। तो दूसरा हमारा रीजन हो सकता है कॉजेज ऑफ पुअर क्वालिटी। कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो क्वालिटी होती है वो पुअर हो जाती है सर्विस की? तो उसमें पहला क्या हो जाएगा? पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग।
या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला हो गया पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो सर्विस देनी है उसके लिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। दूसरा, जिनको सर्विस दी जानी है अगर उनमें उस लेवल की अवेयरनेस ना हो, कि जैसे आपको पता हो कि सामने वाला व्यक्ति अपने अधिकारों, अपने राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स के बारे में जानता है, तो आप उसको वो सर्विस देने से मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो किसी भी हद तक जा सकता है, कहीं भी उसके मामले में केस कर सकता है। तो जो अवेयर ऑडियंस होती है उसके अधिकार उसको मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग अवेयर नहीं होते हैं उनको वो क्वालिटी या वो सर्विसेज नहीं मिल पाती है। तो दूसरा हो जाता है लो अवेयरनेस, लो अवेयरनेस दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन हो गया पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग, कि जो लोग या जो इंस्टीट्यूशन या जो वर्कफोर्स ये सर्विस देने के लिए तैयार की गई है उसमें उस तरह की कैपेसिटीज़ ही नहीं है, हमने उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छे से बिल्ड नहीं की है कि वो बहुत क्वालिटी सर्विस दे पाएँ। तो चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, अगर उनकी कैपेसिटी सही तरीके से बिल्ड नहीं की गई है तो वो बेटर सर्विस क्वालिटी नहीं दे सकते। तो तीसरा हो जाएगा पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग, पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग। चौथा रीज़न हो जाएगा लैक ऑफ एथिकल वैल्यूज, लैक ऑफ एथिकल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज अगर कम होंगी तो होगा क्या कि व्हेन यू आर सपोज टू परफॉर्म एनी जॉब एंड यू आर नॉट परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर जॉब, इट इज़ अ काइंड ऑफ करप्शन, कि जब आपसे उम्मीद की गई थी कि वो आप काम आपको करना है लेकिन वो काम आपने नहीं किया या उस क्वालिटी के साथ नहीं किया, तो ये एक तरह का करप्शन है। लेकिन इस तरह की सोच हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो उनमें नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ एथिकल वैल्यूज़ होता है वो भी एक फैक्टर बन जाता है। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कोल्यूसिव नेचर ऑफ करप्शन, सब एक दूसरे को बचा लेते हैं, कोल्यूसिव नेचर ऑफ करप्शन। तो अगर आपके पास 5 पॉइंट है, देखिए अगर आपके पास 6 पॉइंट हो तो आप उस टाइप से डायग्राम को बना सकते हैं। 5 पॉइंट हैं तो आपको जो डायग्राम हो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हम कई बार क्या देखते हैं ना कि हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स लिखने के चक्कर में वो अपने डायग्राम को ही बहुत गंदा कर देते हैं, तो वो आपका मार्क्स फिर बढ़ाएगा नहीं, मार्क्स का आपका कम कर देगा। डायग्राम आपका छोटा हो बट वो देखने में नीट एंड क्लीन हो। तो हमने देख लिया क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे इंश्योर होता है कि जो सर्विस दी जा रही है उसमें क्वालिटी है। फिर हमने देख लिया कि कॉजेज ऑफ पुअर क्वालिटी सर्विस डिलीवरी क्या होता है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है या क्या कदम उठाए गए हैं या हो सकते हैं। मैकेनिज्म में देखें, एक तो हो सकता है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग। दूसरा हो सकता है कि सिटीजन चार्टर को इंप्रूव किया जाए, सिटीजन चार्टर। और तीसरा हो सकता है कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको बहुत साउंड किया जाए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि आप यहां पे लिख सकते हो क्या, सेवोत्तम मॉडल, सेवोत्तम मॉडल, कि सेवोत्तम मॉडल इज द वे फॉरवर्ड। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, राइट। तो हमने उसके डेफिनेशन देख लिया, कैसे इंश्योर होगा ये देख लिया, कहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं वो हमने देख लिया, मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं ये हमने देख लिया। एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक। इस टॉपिक में इससे ज़्यादा ठीक है आप 2-4 पॉइंट बढ़ा सकते हो, लेकिन इतना भी अगर आपको तैयार होता है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत काम का है। इसलिए आपको बहुत स्पेसिफिक होकर पढ़ना है। तो मेरा देखिए उद्देश्य था कि अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए एक्चुअल में आंसर राइटिंग कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि ये बेनिफिट उनको भी मिल सके। थैंक यू सो मच।